ट्रेडमार्क के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का। इसमें हम इसकी हिस्ट्री, एम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की। डेफिनेशन: किसी भी उद्योग के उत्पादों के निर्माण करने के पैटर्न को इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं। इसके द्वारा वस्तु की आकृति, उसका आकार, उसका रंग तथा नमूने के लक्षणों का आभास या पता चलता है। प्रोडक्ट्स फॉर विच इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आर यूज्ड: किसी उद्योग या हैंडीक्राफ्ट, कारीगरी या दस्तकारी के उत्पाद जैसे घड़ियां, जेवर या आभूषण, फैशन से संबंधित कोई औद्योगिक या चिकित्सा संबंधी उपकरण, पालतू जानवरों का सामान, फर्नीचर, बिजली का सामान, घरेलू सामान, वाहन, भवन निर्माण का सामान, वस्त्र उद्योग का सामान, खिलौने इत्यादि। ये सभी सामान किसी न किसी उपयोग में काम आते हैं। इनमें से किसी भी उपयोगी वस्तुओं का वह पहले जो सजावटी, ऑर्नामेंटल या सौंदर्य बोध संबंधी इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। अभी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन को, तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो ट्रेडमार्क है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स या उत्पाद के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मेज, कुर्सी, कैमरा, घड़ी, टीवी, सोफा, ये सब क्या है? कोई भी आकृति का एक रूप है और वस्तु का वह पहलू, वह एस्पेक्ट जो कि औद्योगिक डिजाइन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उसके जो लक्षण है, फीचर्स हैं, वो टू डायमेंशनल हो सकते हैं और उस पहलू का जो पैटर्न है, रेखाएं हैं, रंग या त्रिविमा यानी 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज की आकृति है वो क्या होती है? 3D होती है। किसी उत्पाद के औद्योगिक डिजाइन का संबंध उस उत्पाद के रूप या दिखावे से पता चलता है। अब संरक्षण की विषय वस्तु कि इसे क्यों संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। राइट ऑफ प्रोटेक्शन औद्योगिक डिजाइनर को प्राप्त होते हैं और उत्पाद को नहीं होते, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसका संरक्षण नहीं होता है, जबकि जो डिजाइन उसमें यूज किया गया है, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन, जैसे उसकी आकृति हुई या उसका अपीयरेंस हुई, उसके आधार पे संरक्षण प्राप्त होता है। अर्थात रजिस्ट्रेशन डिजाइन का होता है, प्रोडक्ट का नहीं। संरक्षण का जो समय काल है वो 5 वर्ष है, यानी कि, और उसे आगे अगर हम बढ़ा सकते हैं, ट्रिप्स के समझौते के अनुसार जो मैक्सिमम अवधि है वो 10 ईयर्स होती है। डिजाइन किसी वस्तु या उत्पाद से संबंधित उसके नमूने, आकृति, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंट, रेखाओं की रचना या रंगों के लक्षण को कहते हैं तथा स्वयं वस्तुओं को नहीं कहते। अब 2D और 3D किसी भी प्रकार की जो संबंधित वस्तु है वो हो सकती है। जैसे कुर्सी के लिए उसका 3D चित्र है, वो घड़ी के लिए उसका क्या होगा? 2D चित्र होगा और उनके औद्योगिक डिजाइन होंगे। तैयार वस्तुओं में डिजाइन के लक्षण है केवल आंखों को अच्छे लगते हैं या जचते हैं, लेकिन जो डिजाइन का आभास भी वो आंखों के द्वारा होता है। डिजाइन के रोचक या प्रभावी लगने के लिए आवश्यक नहीं है कि डिजाइन क्या हो? आर्टिस्टिक हो। किसी डिजाइन की अनाधिकृत रूप से जो कॉपी या इमिटेशन न होने देना ही डिजाइन का प्रोटेक्शन या संरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है वो एक टाइप ऑफ अपीयरेंस रखता है, तो दूसरी कंपनी का वही अपीयरेंस जो होगा वो यूज में नहीं आएगा और उसे इन्फ्रीजमेंट कहेंगे, और उसी चीज से बचने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ डिजाइन दिया गया। हिस्ट्री ऑफ डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में 1787 में एक एक्ट पारित किया गया था। शुरू में इस एक्ट के अंडर में टेक्सटाइल डिजाइन को लिया गया, बाद में वूवन फैब्रिक्स की छपाई भी इसमें इंक्लूड की गई। उसी वर्ष कारखाने में वस्तुओं का निर्माण करने से संबंधित कुछ अन्य डिजाइन है उनको के संरक्षण का भी एक्ट पारित हुआ। सन 1862 में फाइन आर्ट्स कॉपीराइट पारित हुआ, जो कि ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफ से रिलेटेड था। कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1911 में आया था और सन 1883 तक
जो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो स्टैचूज थे अलग अलग रहे वो 1883 में और क्या हो गए साथ में आए, लेकिन ट्रेडमार्क्स एक्ट जो था 1905 वो अलग बनाया गया और पेटेंट्स और डिजाइन को एक साथ लेकर इससे संबंधित पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट जो है वो 1907 में पारित हुआ। भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1872 में जो पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट है वो पारित हुआ था और इसकी कमियों को दूर करने के लिए इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1900 में पारित हुआ। अब जो लेटेस्ट जो एक्ट पारित हुआ है डिजाइन एक्ट का 2000 में, वो 11 मई 2001 को लागू हुआ था। अब एडवांटेजेस की बात करें कि इंडस्ट्रियल डिजाइन की प्रोटेक्शन से क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। पहला है संरक्षण में स्वामी को प्राप्त लाभ, एडवांटेजेस गेन्ड बाय द ओनर ऑफ डिजाइन ड्यू टू प्रोटेक्शन। पहला है एक औद्योगिक डिजाइन का संरक्षण प्राप्त करने पर उस डिजाइन के स्वामी को यह अधिकार मिल जाता है कि वे दूसरे व्यक्तियों द्वारा मूल स्वामी के कंसेंट के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कोई भी ऐसी वस्तु को नहीं बना सकता, ना ही उसे बेच सकता है, ना ही उसका आयात कर सकता है। उसके लिए वो उसे रोकने के लिए अधिकृत हो जाएगा और जिस वस्तु पर मूल संरक्षण जो डिजाइन है उसकी नकल का उपयोग जो है वो अगर किया गया तो वो उससे बच जाएगा, क्योंकि औद्योगिक जो डिजाइन है उसके कारण प्राय संबंधित वस्तु के लक्षण अधिक लुभावने, रोचक तथा आकर्षित भी बन जाते हैं, जिससे वस्तु का व्यापारिक मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि कमर्शियल जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है औद्योगिक डिजाइन से, इंडस्ट्रियल डिजाइन से। और जो उनकी बेचने संबंधी जो प्रक्रिया वो भी इजी हो जाती है। संरक्षण के कारण कंज्यूमर तथा सामान्य जनता को प्राप्त लाभ निम्नलिखित है। पहला, संरक्षण के कारण व्यापारिक प्रक्रियाओं में फेयर कंपटीशन तथा ईमानदारी की प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलता है और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आकर्षक उत्पाद हैं उनका निर्माण और व्यापार में इंक्रीमेंट होता है। थर्ड, इन कारणों से देश में निर्मित उत्पादों के प्रचार तथा निर्यात में भी वृद्धि होती है। फोर्थ है, औद्योगिक डिजाइन को बनाने तथा उसके संरक्षण प्राप्त करने में अपेक्षाकृत कम व्यय होने के कारण छोटे तथा मध्यम स्तर के उद्योगों में भी इसके लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डिजाइन के संरक्षण के कारण उसके स्वामी को संबंधित वस्तुओं के व्यापारिक उपयोग के लिए एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त नहीं होता, यानी कि दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार की वस्तु या उत्पाद बना सकता है, उसका व्यापार कर सकता है, जो तो मूल वस्तु का स्वामी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने से नहीं रोक सकता जब तक दूसरी वस्तु में उस डिजाइन का प्रयोग नहीं किया जाता जो मूल वस्तु पर संरक्षित डिजाइन है। यानी कि पहला जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो कि डिजाइन है वो अगर संरक्षित है तो नहीं है, तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो अगर एज इट इज है तो वो उसमें उल्लंघन नहीं होगा, वो ना ही उसे रोक सकता है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया टू डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिजाइन विद द हेल्प ऑफ मैप, यानी कि नक्शे के द्वारा दो डिजाइनों की शेप और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स जो है मापदंड है वो हम डिफाइन करते हैं। पहला है 2D वस्तुओं या उत्पादों के लिए पैटर्न और उसका ऑर्नामेंटेशन। 3D के लिए हम शेप और कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में नहीं आएंगी। पहला है स्वयं वस्तु, सेकंड है कोई भी ट्रेडमार्क, थर्ड है वस्तु की रचना करने में उपयोग की गई कोई विधि या सिद्धांत या कोई फिलॉसफी। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु में उपस्थित कोई यांत्रिक युक्ति या उपाय, कोई अगर उसमें आइडिया या कोई
स्ट्रेटजी अगर उसमें लगी है तो वो भी इंडस्ट्रियल डिजाइन में नहीं आएगी, उसका संरक्षण प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब है कॉपीराइट तथा औद्योगिक डिजाइन के स्वामी के अधिकारों में अंतर, यानी कि जो कॉपीराइट के जो ऑनर है और इंडस्ट्रियल डिजाइन के जो स्वामी, उनमें क्या अंतर है। कॉपीराइट के स्वामी के अधिकारों की जो सब्जेक्ट मैटर है वह कार्य जो लेखक द्वारा उत्पन्न किया गया है और लेखक द्वारा ही क्या गया है, परिभाषित डिफाइन किया गया है। जबकि औद्योगिक डिजाइन के स्वामी के अधिकारों की विषय वस्तु उस डिजाइन के द्वारा प्रदर्शित होती है जिसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन हुआ है, और स्वामी के अधिकार उस रजिस्टर्ड जो डिजाइन है उसके अनाधिकृत दुरुपयोग तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उस डिजाइन की किसी प्रकार की नकल के अनाधिकृत दुरुपयोग। कॉपीराइट के स्वामी के अधिकारों का जो विषय वस्तु है वह कार्य जो कि लेखक द्वारा उत्पन्न किया गया है और लेखक द्वारा ही प्रभाषित किया गया है। जबकि औद्योगिक डिजाइन के स्वामी के अधिकारों की विषय वस्तु उस डिजाइन के द्वारा प्रदर्शित होती है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ तथा स्वामी के अधिकार उस पंजीकृत डिजाइन के अनाधिकृत दुरुपयोग तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उस डिजाइन की किसी प्रकार की नकल के अनाधिकृत दुरुपयोग को भी सम्मिलित है। अब जैसे औद्योगिक डिजाइन के कानूनी संरक्षण की विषय वस्तु उससे संबंधित वस्तु या उत्पाद नहीं होती, जबकि साधारण रूप में औद्योगिक डिजाइन क्या है, संबंधित वस्तु या उस उत्पाद में क्रिएशन की क्रिया को हम औद्योगिक डिजाइन का रूप देते हैं। अब इसमें नेसेसिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन की रजिस्ट्रेशन डिजाइन जो है उसमें ऐसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि उसे संरक्षण प्राप्त करने के लिए जरूरी हो। पहला है नोवेल्टी, डिजाइन नया होना चाहिए या फिर और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने से पहले भारत में या किसी अन्य देश में कहीं भी न तो इस डिजाइन को प्रकाशित किया गया हो, ना ही इस किसी प्रकार का यूज किया गया हो, और ना ही किसी भी प्रकार से इसके विषय के बारे में कोई जानकारी पहले से किसी को प्राप्त हो। और यदि कोई डिजाइन नया है तो वह किसी भी ज्ञात डिजाइन या डिजाइनों के समूह की तुलना में अलग पहचाना जा सकता है। दूसरा है ओरिजिनलिटी, किसी डिजाइन से संबंधित मौलिकता का अर्थ है उस डिजाइन का शुरुआत या अस्तित्व इसके लेखक या उत्पन्न करने वाले क्रिएटर से। तो अगर उससे पहले उस डिजाइन का अस्तित्व नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन के क्राइटेरिया में सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए मौलिक डिजाइन में ऐसे डिजाइन के उदाहरण भी सम्मिलित हैं जो स्वयं में बहुत पुराने हैं लेकिन वे नए हैं और मौलिक है, अर्थात उन डिजाइनों का उपयोग जो है वो मौलिक है। और यदि कोई व्यक्ति कुतुब मीनार के रूप में सर्वप्रथम फूलों के गमले का डिजाइन बनाता है तो कुतुब मीनार चाहे कितना भी पुराना हो लेकिन मीनार का यह डिजाइन मौलिक होगा, यानी कि पंजीकरण करने के लिए योग्य होगा। यदि किसी अस्तित्व में होने वाले या ज्ञात डिजाइन को किसी विशेष वस्तु पर पहली बार ही अगर प्रयोग किया गया है तो वह मौलिक हो सकता है। फिर है कि जनता के सिद्धांतों तथा नैतिकता के विरुद्ध ना हो, यानी कि जनरल पब्लिक के सेंटिमेंट्स को वो जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो हर्ट ना करे। इसमें कोई निंदाजनक या अश्लील बात या वस्तु सम्मिलित ना हो। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि नेसेसिटी क्राइटेरिया है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन्स। उसके बाद है लॉ अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। कुछ स्थिति में औद्योगिक डिजाइन का जो संरक्षण है वो अनुचित यानी कि अनफेयर कंपटीशन लॉ अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन के अधीन भी संभव हो जाता है। इस प्रकार नवीनता मौलिकता को परखने की विधियां भी अनेक देशों में स्थित हैं जो प्रत्येक देश में आवश्यक रूप से समान नहीं है, वो डिफरेंट है। और ट्रिप्स के समझौते के अनुसार जो इसकी न्यूनतम टाइम पीरियड है वो है 10 इयर्स। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन्स। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को एक नवीन तथा मौलिक डिजाइन का स्वामी होने का क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है,
तो फॉर्म 1 में फीस के साथ उसे कंट्रोलर ऑफ डिजाइन के कार्यालय में अपने द्वारा अधिकृत किए गए एजेंट के हस्ताक्षर सहित प्रेषित करेगा। आवेदन में प्रत्येक आवेदक को अपना पता देना अनिवार्य है, साथ ही डिजाइन की श्रेणी का भी उल्लेख उसमें मेंशन होना चाहिए। दो तरीके की एप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी और रेसिप्रोसिटी। पहला है, इसमें प्राथमिकता का दावा नहीं किया जा सकता, किसमें? ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में। रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन में यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी कन्वेंशन कंट्री में इससे संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रेषित करा है तो वह रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन में भारत में प्रेषित करके प्राथमिकता का दावा कर सकता है। कन्वेंशन कंट्री हमने पढ़ा था जो कि ऐसी स्टेट है जिसके अपने नियम होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के। किसी डिजाइन के लिए प्रार्थी का नाम हटाकर उसकी जो दूसरे व्यक्ति का नाम लिखने तथा दोनों के नाम से जॉइंट क्लेम का प्रावधान भी इसमें किया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय में उस पर क्रम संख्या तथा तिथि डाल दी जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्रम संख्या ही रजिस्ट्रेशन संख्या में कन्वर्ट कर दी जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र को एग्जामिनर ऑफ डिजाइन्स को निम्नलिखित बातों से संबंधित जांच के लिए भेजा जाता है। यानी कि जब एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाता है कि जो उसमें चीजें मेंशन की गई हैं क्या वो राइट है या वो रॉन्ग है। तो क्या प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ जमा किए गए अभिलेख या दस्तावेज ऊपरी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं या नहीं करते हैं। जो हमारा डिजाइन एक्ट है 2000 उसके अंडर में रजिस्टर किए जाने के लिए वो क्या उपयुक्त है या नहीं है। अब बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जिनकी जांच की जाती है। पहला है, प्रस्तुत डिजाइन एक्ट के अनुसार है या नहीं है। क्या प्रस्तुत डिजाइन जो एक्ट के अनुसार है वो नवीन है और मौलिक है या नहीं है। प्रस्तुत डिजाइन एक्ट के अनुसार पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के लिए पक्षपातपूर्ण है या प्रीजुडिशियल एक तरफा है। क्या प्रस्तुत डिजाइन एक्ट के अनुसार भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है या नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखती है जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। यदि कुछ आपत्तियां हैं तो उन्हें प्रार्थी के पास निवारण के लिए सेंड किया जाता है और उन्हें पूरा करके वापस भेजा जाता है। पेटेंट ऑफिस जर्नल में 1 महीने के अंदर प्रकाशित कर दिया जाता है और कंट्रोलर द्वारा डिजाइन के स्वामी को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अंत में पेटेंट ऑफिस कलकत्ता में रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन में इसकी प्रविष्टि या इंदराज कर दी जाती है। डिजाइन के रजिस्ट्रेशन का समय काल 10 ईयर्स है जिसे 5 ईयर्स और इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है ग्राउंड्स और क्राइटेरिया फॉर फाइलिंग पेटिशन फॉर कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिजाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें ऑलरेडी वो चीज संज्ञान में ली जा चुकी है और उसकी पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यदि डिजाइन एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन के योग्य नहीं है, यदि यह एक्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार डिजाइन की श्रेणी में नहीं आता है, यदि यह रजिस्ट्रेशन की तिथि से पहले भारत या किसी अन्य देश में प्रकाशित हो चुका है, तो इन केसेस में क्या होगा, जो पिटीशन फाइल हुई है किसके लिए होगी, वो कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, यानी कि डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की जो याचिका है, पिटीशन है, उसके साथ रद्द करने में पक्ष में उपलब्ध साक्ष्य को संलग्न करके, यानी कि जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उनको हम अटैच कर देते हैं हमारी पिटीशन फाइल के साथ में। किसी भी पेटेंट कार्यालय में हम उसका आवेदन पत्र दे सकते हैं जहां से हमें कंट्रोलर के फैसले के लिए भेजा जाता है और इसकी सूचना डिजाइन के स्वामी को भी दे दी जाती है तथा उसे भी सुना जाता है। अब बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डिजाइन। कौन कौन से कंडीशंस में पॉसिबल इन्फ्रिंजर्स होते हैं। पहला है, कोई व्यक्ति जो स्वामी की आज्ञा अथवा रजामंदी के बिना स्वयं बेचने के लिए किसी चुराई हुई या नकल की हुई वस्तु का इंपोर्ट करता है। जो कोई व्यक्ति जो किसी चुराई हुई या नकली वस्तु को बेचने के लिए प्रकाशन करता है या खुलासा करता है, ये जानते हुए कि वस्तु मौलिक नहीं बल्कि नकली है।
वह व्यक्ति जो स्वामी प्रॉपर्टियर की रजामंदी या लाइसेंस के बिना विक्रय करने के उद्देश्य से किसी वस्तु पर धोखे या बेईमानी का या कपटपूर्ण या नकली डिजाइन लगता है या लगवाता है, इन केसेस में डिजाइन का इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। अब है द हेग एग्रीमेंट रिलेटेड विद डिपॉजिट ऑफ आईडी ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑफ और हेग आर्ग्यूमेंट। हेग एग्रीमेंट क्या कहता है? सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन के ढांचे या रूपरेखा के अधीन 6 नवंबर 1925 को यह एग्रीमेंट स्वीकार किया गया था, जो 1 जून 1928 को लागू हुआ और तब से लेके अब तक इस समझौते में कई अनेक संशोधन अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। लंदन एक्ट ऑफ 1934 या और हेग एक्ट ऑफ 1960, ये दोनों जो एक्ट्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में प्रभावी हैं। अब इसके इंटरनेशनल डिपॉजिट का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक डिजाइनों के अंतर्राष्ट्रीय जमा का मुख्य उद्देश्य वाइपो के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में एक ही जगह डिजाइनों को जमा करके और उनके अधिक उद्योग डिजाइनों के लिए हम कॉन्ट्रैक्टिंग जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनमें कम खर्चे पर और फॉर्मेलिटीज के साथ हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। मेन प्रोविजन क्या क्या है हेग एग्रीमेंट में? कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टरी देशों में से किसी एक देश का नागरिक हो या इनमें से किसी एक देश में अपना डोमिसाइल रखता हो, वो वास्तविक तथा प्रभावी औद्योगिक या फिर एस्टेब्लिशमेंट रखता हो तो वह औद्योगिक डिजाइन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमा करने के लिए वो एलिजिबल है। डिजाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमा करने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो जमा करने वाले व्यक्ति का राष्ट्रीय स्तर भी कोई डिजाइन जमा है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टरी देशों में से एक भी देश अगर स्टेट ऑफ ओरिजिन डिजाइनों का अंतर्राष्ट्रीय जमा उसी देश के राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा जमा करना अनिवार्य कर सकता है, परंतु यह कानून दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग देशों पर लागू नहीं होगा। अब इसमें डिफरेंस बताया गया आपके कि इंडस्ट्रियल डिजाइन, आईडी और पेटेंट्स में क्या डिफरेंस है। आईडी वो चिन्ह होते हैं जो नेचुरली रूप से हमें दिखाई देते हैं, उत्पाद से रिलेटेड होते हैं और उनके वस्तु की अपीयरेंस को संरक्षण प्रदान करना होता है, जबकि पेटेंट्स का जो एम है वो कार्य वस्तुओं के इन्वेंटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को संरक्षण करना होता है। अन्वेषकीय लक्षण संबंधित वस्तु के कार्य उसकी प्रक्रिया द्वारा ज्ञात होते हैं। ये वस्तु के ऊपर लगाकर दर्शाए जाते हैं या सेवाओं को प्रदान करने के संबंध में प्रयोग किए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप में दिखाई नहीं देते और न ही इनको वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है। आपके डिफरेंस आ सकता है आईडी, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन में। पहला, ये किसी वस्तु या उत्पाद के द्वारा दर्शाया जाता है अथवा इनका आभास किसी वस्तु या उत्पाद देकर हो जाता है। ट्रेडमार्क में दिखाए वाले जो अनेक प्रकार के चिन्ह हैं वो हो सकते हैं जिनका सजावटी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, जरूरी नहीं कि आईडी जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो डिस्टिंक्टिव हो, जबकि जो ट्रेडमार्क है वो डिस्टिंक्टिव होने चाहिए। वैसे ही इंडस्ट्रियल डिजाइन के स्वामी को एक निश्चित समय काल के लिए संरक्षण प्रदान होता है। यह समय 10 से 20 वर्ष, यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित देशों में 25 ईयर्स तक होता है और जबकि ट्रेडमार्क का 10 ईयर्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भौगोलिक चिन्ह या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स और इंडिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम ये चैप्टर 6।